6 और प्लस में यहाँ पे m2 की वैल्यू कितने, m2 की वैल्यू भी हमें नहीं दी है तो m2 की वैल्यू रहने देंगे, और यहाँ पे x2 की वैल्यू कितने दी है 3, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 लिख देंगे। अब देखिए फिर हमें m1 और m2 की वैल्यू नहीं दी है तो उसकी जगह पे हम वही लिख देंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, -4m1 प्लस में। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथ्स का मॉडल पेपर। तो आप लोग सही सुन रहे हैं कि क्लास 10th का मॉडल पेपर आ चुका है और आज हम पूरा मॉडल पेपर आप लोगों का सॉल्व करवाएंगे। और बोर्ड एग्जाम का पेपर क्लास 10th वालों का मैथ का 1 मार्च को है और ये आप लोग मॉडल पेपर देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन मैं करवा दे रही हूँ, सीख लीजिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। और सेम पैटर्न बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का पेपर जो आएगा ऐसे ही रहेगा। तो चलिए पहले ध्यान से देखते हैं कि पहले पेज पे आप लोगों को क्या लिखा रहेगा। सबसे पहले तो आप लोगों का कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, 17 मार्क्स का रहेगा। देखिए 17 मार्क्स का पूरा टोटल आप लोगों का पेपर रहने वाला है और इसमें से दे रखा है टाइम आप लोगों का 3 घंटा और 15 मिनट रहेगा। 15 मिनट आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद देखिए जो आप लोगों को पेपर में करना है यहाँ पे सारा पहले निर्देश दे दिया है, आप लोग वो पढ़ के समझ के उसके बाद ही पेपर सॉल्व करिएगा। यही मैं पहले बता दे रही हूँ। पहले तो सभी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। उसके बाद क्या बोलना है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, ठीक, 2 खंड इसमें दिए हुए हैं। खंड अ में 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पी हैं, मतलब आप लोगों का 20 क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू होगा और उसे आप लोगों को ओएमआर सीट पे भरना होता है। उसके बाद बोल रहा है कि ओएमआर सीट के लिए इतना दे रखा है कि उस पर इरेजर, व्हाइटनर और किसी चीज का प्रयोग नहीं कर सकते हम। उसके बाद बोल रहा है खंड ब में 50 अंक का क्वेश्चन होगा और वो क्या होगा, वर्णात्मक प्रश्न होगा। फिर बोल रहा है इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, मतलब पूरे पेपर में आप लोगों को 5 क्वेश्चन है, उसमें के जो पार्ट होंगे वो अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे। और उसके आगे सारा दे रखा है, आप लोग इसको ध्यान से सारा पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यू क्वेश्चन से खंड अ से शुरू करते हैं। देखिए खंड अ है और इसमें क्या दे रखा है, बहुविकल्पी प्रश्न दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 60 है, और एचसीएफ कितना है, 3 है, और एक संख्या क्या है, 12 दे रखा है। तो बोल रहा है हमें दूसरी संख्या निकाल के दिखाइए। तो आप लोग ये जान रहे हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम इंटू में क्या होता है एचसीएफ, और बराबर में होता है पहली संख्या को हम ऐसे लिख रहे हैं और दूसरी संख्या को ऐसे दिखा दे रहे हैं। तो एलसीएम हमारा कितना दे दिया है, 60 दे दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है, 3 दिया है, और पहली संख्या हमारी 12 दे दी है और हमें दूसरी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 60 इंटू 3 और अपान में क्या हो जाएगा 12, और बराबर में हमारी है दूसरी संख्या। 3 से इसको हम काट देंगे, कितना आएगा 4, फिर 2 से इसको हम काटेंगे आ जाएगा 30, यहाँ पे 2 से काटेंगे इसको आएगा 15। मतलब हमारा ये आंसर कितना आएगा, पहले का बी वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या या एक होता है। तो हम आप लोगों को करके दिखा रहे हैं। एक हम लोग ले रहे हैं परिमेय संख्या, मान लीजिए 3 लिए, और एक अपरिमेय संख्या कितना ले रहे हैं, अंडर रूट 3 ले रहे हैं। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई हम कराएंगे, ये क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ये तो हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही है। आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है रेखा युग्म समीकरण ये दे रखा है और ये दे रखा है के हल होंगे। अब इसका हल हमसे पूछ रहा है, केवल एक अद्वितीय हल होगा, कोई नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, 2 हल होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ हम देख a1 की वैल्यू 1 दिया है और b1 की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है और c1 का वैल्यू -5 दिया है, और यहाँ पे a2 का वैल्यू 4 दिया है, b2 का वैल्यू 8 दिया है और c2 का वैल्यू -20 दिया है। तो होता क्या है, a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2।
यहाँ देखिए a1 की वैल्यू कहाँ है, कितना दिया है 1 है, और a2 का वैल्यू दिया है 4, ये लिख लिए बराबर। b1 का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है 2, और b2 का वैल्यू कितना है 8, यहाँ 8 लिख दिए बराबर में। c1 का वैल्यू यहाँ कितना है -5, और c2 का वैल्यू दिया है -20। 2 से इसको हम काटेंगे कितना आ जाएगा 1/4, 5 से इसको काटेंगे माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ भी आएगा 1/4, मतलब ये 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4, मतलब तीनों हमारा क्या आया है बराबर आया है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखिए, ऐसा हमें सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या लेना है जिससे हम 70 को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, और उसी अंक से हम 125 को डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो हम अगर 13 से, ध्यान से सोच के लिखिएगा, अगर 13 से हम 70 को डिवाइड कर रहे हैं तो अगर हम 5 बार में भेजेंगे इसको, यहाँ 65 आ जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 5, एक आ गया। अब इसी 13 से अगर हम 125 को डिवाइड करते हैं, 125 को अगर हम भेज रहे हैं 9 बार में, यहाँ कितना हो जाएगा 117, और इसमें से हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 8। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जा रहा है, ए सही हो जा रहा है। कि मतलब अगर हम 13 से 70 और 125 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 5 और 8 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ तक सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बोल रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। अब 3 के गुणज कौन कौन से हैं, मान लीजिए 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया। यहाँ हम इन सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्लस में हो गया 9, प्लस में 12, और प्लस में कितना हो गया 15। इन सब को हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब इन सबको जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा है 45 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें इसको सॉल्व करना है और उसके बाद से हमें इस पर विचार करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ आता है b² - 4ac। b का वैल्यू कितना दे दिया हमारा -4 दे दिया है। यहाँ हम b के जगह पे कितना लिखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, हम यहाँ लिखेंगे 2, और c का वैल्यू कितना दे दिया है 3 दे दिया है, यहाँ हम क्या लिख देंगे 3। -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें अब कितना आएगा 16, माइनस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे, आएगा कितना -8 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें बोल रहा है कि दिए गए समीकरण के विविक्तर 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविक्तर 0 है। हमें इसमें से चूज करना है कि ऑप्शन नंबर ए और 2, 1 वाला और 2 वाला, ये और ये दोनों सही है, या 1 और 4th वाला सही है, या फिर 3rd या 4th सही है, या फिर केवल 1 सही है। तो ध्यान से देखिए कि दिए गए समीकरण के विविक्तर 0 से कम है, मतलब 0 से कम है, ये वाला सही हो गया। उसके बाद बोला समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ये भी तो सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। इसको आप लोग बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बोल रहा है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, पहला वाला दे दिया है A का, दूसरा O दे दिया और तीसरा B दे दिया, और बोल रहा है कि इसका विकर्ण है। हमें क्या निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हम आयत यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ A हो गया, O हो गया, B हो गया, C हो गया। अब विकर्ण हमारा यही तो होगा, मतलब यहाँ पे A का जो पॉइंट दिया वो लिख लेते हैं 0,3, और O का हमें दिया है 0,0, और B का कितना दे दिया है
5,0। तो आप लोग जान रहे हैं दूरी का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। दूरी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? यहाँ पे लिख रहे हैं हम, d बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी का सूत्र होता है। इसको हम क्या मान लेंगे? x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब यहाँ क्या करेंगे? d बराबर वैल्यू हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू कितने दी है? 0, माइनस में x2 की वैल्यू कितनी है? 5, हम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? 0, और इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। फिर यहाँ हम d बराबर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ पे -5 है, उसका स्क्वायर करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 25, और इसका हम करेंगे स्क्वायर तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो अंडर रूट में कितना बचेगा हमारा? 34 आएगा यहाँ पे। तो 34 वाला ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ध्यान से देखिएगा, दूरी वाला फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे, मतलब ये बिकड़ की जो दूरी आएगी हमारी कितनी आएगी? अंडर रूट में 34 आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 दिया है, का एक मूल हमें दे रखा है, वो मूल कौन सा है? 1/2 है। तो के का मान दिखाइए। अगर हम मूल एक हमें दे देता है तो हम जहां जहां एक्स है वहां वहां हम वो मूल रखेंगे। अगर वो मूल इसका होगा तो ये सेटिस्फाइड होके पूरा वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे के दे रखा है, हमें क्या निकालना है? के का मान निकालना है। हम क्या करेंगे? जहां जहां एक्स है वहां वहां हम क्या करेंगे? 1/2 रख देंगे। तो यहाँ सॉल्व करके दिखा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे के है और एक्स का वैल्यू कितना है? 1/2 माइनस में कितना है? 5/4 बराबर में 0। यहाँ हो जाएगा 1/4, अब प्लस में के अपान में हो जाएगा 2 माइनस 5/4 बराबर में 0। अब देखिए 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 अपान में 4 बचेगा, और प्लस में यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ के अपान 2 बराबर में 0। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा? -1, इधर जाएगा +1 हो जाएगा, और 2 का उसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आंसर में कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है, और वो क्या है? 2 है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ दे रखा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुज कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन हम पढ़ के देखते हैं। यदि इनके संगत कोण बराबर हो तो बात तो सही है। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये है ए बी सी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं पी क्यू आर दे रहे हैं। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और देखते हैं इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती में होती हैं। तो ये भी तो बात सही है। अब बोल रहा है इनमें से कोई नहीं उपयुक्त दोनों, मतलब यहाँ पे ए और बी ये दोनों हमारा सही है ऑप्शन, कि ये दोनों रहता है तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम सी सही कर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि यदि एक समकोण ए त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी कितने डिग्री का दे रखा है? 90 डिग्री का। ए सी बराबर दिया है 3 और बी सी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हम इसका फिगर बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे है सी और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये क्या हो जाएगा हमारा ए, और ये हो जाएगा बी। अब बोल रहा है कि ए सी का वैल्यू कितना दे दिया है? 3 दे दिया है, यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं, और 3 सेंटीमीटर। और बी सी की वैल्यू कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि
बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। अगर हम यहाँ से क्या करें, एक माध्यिका डाल दें, हमें इसी की लेंथ पूछ रहा है कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया और यहाँ पे 4 दिया है। तो पहले हम किस वाले ट्रेंगल में देखते हैं, ए सी बी में देखते हैं। तो एक साइड दे दिया, दूसरा साइड दे दिया, तीसरा साइड निकालना है हमें। इस वाली साइड की माप कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब ये टोटल माप इसकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये तो 5 की हाफ हाफ है दोनों, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये और ये तीनों बराबर है, तो ये वाली लाइन भी कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 दिया है, और फिर बोल रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी ऐसी वैल्यू लेते हैं कि इस पूरा हमें इसको माइनस करने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो ध्यान से देखिए कि साइन 90 डिग्री और माइनस में कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब यही हम यहाँ पे भी पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 4 90 डिग्री और प्लस कॉस की पावर 4 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 1 का 4 बार हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ हो जाएगा 0। वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। 0 का 4 बार करेंगे 0 ही आएगा, और 1 का हम अगर 4 बार करते हैं मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है, 12 नंबर में बोल रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a जब सत्य होता है तो a बराबर है। तब हमें ये देखना है कि a किसके बराबर आएगा। तो यहाँ देखिए लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब साइन 2a का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, होता है 2 साइन a कॉस ए बराबर में कितना दिया है, 2 साइन ए। अब इस 2 साइन ए से 2 साइन ए खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, कॉस ए, और इधर कितना बचा है, 1। अब कॉस ए बराबर ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 की। तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर 0 डिग्री। मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोग ये दिमाग लगाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 4 tan थीटा लिखा है और बराबर में 3 लिखा है। तो यहाँ क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 3/4, और उसके बाद से यहाँ पे लंब और आधार मिल गया तो कड़ निकाल के साइन कॉस का वैल्यू निकाल के और उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। फिर देखिए ऐसा करने से बहुत लंबा हो जाता है, और एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अब 1 नंबर पे इतना ज़्यादा आप लोग टाइम दे देंगे तो बड़े क्वेश्चन के लिए तो टाइम बचेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपन में क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं। कॉस थीटा अगर यहाँ से कॉमन हो जाएगा नीचे और ऊपर दोनों से, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 साइन अपान कॉस कितना हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, माइनस कितना बचेगा 1, और यहाँ पे फिर नीचे भी हो जाएगा 4 साइन थीटा अपान में कॉस थीटा प्लस में कितना आ जाएगा 1। तो साइन ये कॉस से कॉस तो खत्म हो जाएगा, और साइन अपान कॉस क्या होता है, tan होता है। यहाँ कितना हो जाएगा 4 tan थीटा अपान में यहाँ भी कितना बचेगा 4 tan थीटा, और यहाँ क्या है -1 और यहाँ पे है +1। अब ध्यान से देखिए tan थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। 4 इंटू में कितना हो जाएगा 3/4 माइनस कितना है 1, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल, इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना है +1, यहाँ कितना आएगा 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ 3 और +1 कितना हो जाएगा 4। इसको हम काटेंगे, कितना आएगा 1/2।
2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जा रहा है? सी सही हो जा रहा है। 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है सेक ए प्लस टेन ए और फिर दिया ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो एक काम करिए, सेक ए को और टेन ए को हम लोग क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। देखिए सेक ए बराबर क्या होता है? 1 अपान कॉस ए हो जाएगा और प्लस में टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए अपान में क्या? कॉस ए। और इसको एक ब्रैकेट में और बगल में क्या दिया है? 1 माइनस साइन ए दिया है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम? 1 अपन कॉस कॉमन ले लेते हैं नीचे से और ऊपर कितना बचेगा? 1 प्लस साइन ए और यहाँ कितना? 1 माइनस साइन ए। और यहाँ ये फॉर्मूला बन जा रहा है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपान कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा? कॉस स्क्वायर ए होता है। तो ऊपर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए और नीचे कितना है? कॉस ए। कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सही है। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण कितना है? थीटा डिग्री है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, ये तो आप लोग लर्न ही किए होंगे कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री क्या होता है? इसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही आप लोग देखें कैसा होता है? जरूर देखे होंगे। एक गोला और एक बेलन, दो अर्धगोले, एक अर्धगोला और एक बेलन और एक शंकु। एक गोला और एक बेलन, सुराही हम बना के दिखा रहे हैं आप लोगों को कैसा होता है। ये एक गोला हो गया और एक, ये मान लीजिए हम लोग बेलन लिए हैं। तो एक गोला और एक बेलन मिलके हमारा क्या बनता है? सुराही बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की हम क्या करेंगे? विषम धनात्मक संख्या लेंगे। तो इसमें आ कौन जाएगा? 1 3 5 7 9। ये कितना? 1 2 3 4 5। अब इसको लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और अपान में कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इसको हम जोड़ेंगे, 3 एक कितना हो जाएगा? 4 4 5 कितना होता है? 9 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18 और 18 में हम 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 25 अपान में 5। तो 5 से इसको काटेंगे हम, आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही हो जाएगा। माध्य निकालने के लिए हम यही करते हैं, टोटल नंबर जो दिया उसको ऐड करके और नंबर ऑफ संख्या से क्या करते हैं? डिवाइड दे देते हैं। तो इसका माध्य कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोल रहा है कि 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका क्या होगी, वही हमें निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके जो माध्यिका होती है उन दोनों को हम जोड़ के और क्या करेंगे? 2 से डिवाइड दे देंगे। तो इसके बीच में यही दो नंबर तो आ रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16 प्लस में 17 और किसे डिवाइड कर देंगे? 2 से। 16 और 16 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 16 और 16 जोड़ेंगे तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 33 आएगा और अपान में कितना है? 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक कितना दिया है? 45 दिया है, तब माध्यिका इसकी होगी। अब यहाँ देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, z बराबर क्या होता है? 3m और माइनस में कितना होता है? 2x। z का वैल्यू में कितना दे दिया है? 45 दे दिया है। m हमें फाइंड करना है तो 3m हम ऐसे ही रहने देंगे। माइनस में 2x कितना दे दिया है हमारा? 27 दे दिया है। यहाँ इंटू में कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे है 45 बराबर 3m और माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको हम इधर लेके आते हैं, 45 प्लस में कितना हो जाएगा? 54 बराबर में कितना है? 3m और यहाँ पे इधर करते हैं। अब
45 और 54 क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, और बराबर में कितना है हमारा 3m, यहाँ हो जाएगा 9 और 9, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 99, और इधर कितना है 3m। तो अगर हमें m निकालना है तो 99 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आएगा 33। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या है सही हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। अब 3 से छोटी एक विषम संख्या कौन होगी 1 होगी, तो फेंकने पे कितनी आ रही है 1 आ रही है, और पासे में कितना होता है 6 होता है, 6 बार आने के चांसेस होते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया है सही हो गया है इसका, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम आते हैं खंड ब पे। अब हमारा दूसरा शुरू हो रहा है, खंड ब शुरू हो रहा है। खंड ब का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट है कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है, क्यों। अब हमें ऐसा बताना है कि सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या वो होती है जो सेल्फ मतलब खुद से और वन के, खुद को और वन को छोड़ के किसी और संख्या से भी क्या हो जाती है विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जो है हमारा दे दिया है कितना है 3 × 5 15, इंटू में कितना हो गया है 7, अब प्लस में कितना है 7, यहाँ आएगा 105, प्लस में 7 यहाँ कितना आ जाएगा 112। अब 112 जो है वो 1 से और खुद से छोड़ के बाकी कई नंबर से भी क्या हो जा रहा है डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। आप लोग सॉल्व करके और यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा। आगे वाला क्वेश्चन बोल रहा है cot थीटा बराबर कितना दिया है 7/8 दिया है, और यहाँ पे लिखा है तो 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा, सॉरी 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और अपान में दिया है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो सीधा सीधा आप लोगों को ये फॉर्मूला दिख रहा है a² - b² का, क्योंकि एक ब्रैकेट में a + b दिया और एक ब्रैकेट में a - b दिया, तो ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम इसको पहले क्या करें फॉर्मूले पे लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 + sin थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 + cos थीटा और यहाँ 1 - cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सॉरी यहाँ हो जाएगा 1 - cos² थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos² थीटा, और अपन में ये कितना हो जाएगा sin² थीटा। अब cos² थीटा अपन sin² थीटा क्या हो जाता है cot² थीटा हो जाता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम cot² थीटा। अब cot² थीटा आ गया तो cot की वैल्यू हमें पता है, cot की वैल्यू हमें 7/8 दिया है, तो हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 7/8 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा 49 और नीचे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे दिया कितना आयतन कितना दे दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब क्यूब दिया है तो मतलब ए का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ए का वैल्यू हमारा कितना आएगा 4 आ जाएगा। अगर हम दूसरा घन उसके पास में रख रहे हैं तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और l का वैल्यू भी कितना रहेगा 4 ही रहेगा, और h का वैल्यू भी कितना रहेगा 4 रहेगा। अब हम क्या करेंगे इसको सीधा सीधा फॉर्मूले में रख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 × में LB प्लस में BH प्लस H और L होता है, यही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में हम इसको क्या करेंगे इसका सारा वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। यहाँ 2 L का वैल्यू हमारा कितना है 4, B का वैल्यू कितना है 8,
उसके बाद से देखिए यहाँ पे है बी का वैल्यू है 8 और h का वैल्यू कितना है 4 प्लस h का वैल्यू कितना है 4 और l का वैल्यू कितना है 4। यहाँ पे है 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32 प्लस में इसका करो कितना हो जाएगा 32 प्लस में कितना है 16। यहाँ 32 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 64 प्लस में 16। यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 कैरी 1 6 1 7 यहाँ पे 8 और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 160। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ग वाला हो चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। देखिए हमारा यहाँ पे पूरा दे दिया है, आंकड़ा दे दिया, हमें इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वर्ग अंतराल जो दिया है इसको लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा वर्ग अंतराल और यहाँ पे कितना दे दिया है हमारा, इसका हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। और यहाँ पे बारंबारता दे दिया है, बारंबारता दे दिया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा fi और xi, ये होता है हमारा xi और ये होता है fi। अब देखिए वर्ग अंतराल हमारा कितना दे दिया है, यहाँ से 10 - 2 दे दिया है, 10 से हमें 20 के बीच में दे दिया है और दूसरा वाला हमें दिया है 20 से 30 के बीच में, उसके बाद 30 से 40 के बीच में, फिर दिया है 40 से 50 के बीच में, फिर 50 से 60 के बीच में और फिर 60 से 70 के बीच में। अब 10 और 20 के इसका माध्य निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 15 और इसके बीच का निकालेंगे तो आएगा 25, इसके बीच का निकालेंगे तो 35 और इसके बीच का निकालेंगे तो 45 और इसके बीच का निकालेंगे तो 55 और इसके बीच का निकालेंगे तो कितना आएगा 65 आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ और फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, आप लोग इसको अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे। यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हम इसका बारंबारता निकाल लेंगे, ये जो दिया हुआ है ऑलरेडी यही हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, 2 7 12 ऐसे करके दिया वो लिखेंगे। फिर इन दोनों का हम क्या कराएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे टोटल लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, ये जो बारंबारता है इसका हम टोटल क्या करते हैं ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका ये हम निकाल लेंगे और फिर इसका भी हम क्या करेंगे, टोटल पूरा जितना आएगा हम जोड़ के निकाल लेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें एक बार निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, fi xi अपन में कितना हो जाता है समेशन ऑफ fi। ये इसी पे रख के सॉल्व कर दीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए बोल रहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं a -6, 10 और b दिया है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ये सबसे पहले देखिए 3 बिंदु हमें दे दिया है। पहला बिंदु यहाँ पे हम लेते हैं a, दूसरा क्या है b और यहाँ पे बीच में एक पॉइंट हमारा ये दे दिया है -4, 6 और यहाँ पे a वाला कितना दिया है -6, 10 और यहाँ पे -3, 8 दे दिया है। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि रेखाखंड का अनुपात क्या होगा। ये अनुपात को हम क्या मान रहे हैं m1 और इसको क्या मान ले रहे हैं m2 मान ले रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस में क्या होता है m2 x1 और अपान में क्या होता है m1 प्लस में m2। हमें रेशियो किसका निकालना है m1 और m2, मतलब ये हमें रेशियो फाइंड करना है और हमें x की वैल्यू दे दिया है तो हम यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ देखिए x की जगह पे हम कितना रखेंगे -4 बराबर m1 की वैल्यू हमें दिया नहीं है तो हमें m1 की जगह पे m1 लिखेंगे। उसके बाद x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए इसको हम मानेंगे x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो यहाँ देखिए x1 की वैल्यू कितनी दे दी है हमें
-6 और प्लस में यहाँ पे m2 की वैल्यू कितने, m2 की वैल्यू भी हमें नहीं दी है तो m2 की वैल्यू रहने देंगे, और यहाँ पे x2 की वैल्यू कितने दी है 3, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 लिख देंगे। अब देखिए फिर हमें m1 और m2 की वैल्यू नहीं दी है तो उसकी जगह पे हम वही लिख देंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, -4 m1 प्लस में m2 और बराबर कितना है इसका, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 m1 हो जाएगा प्लस में 3 m2 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना होगा -4 m1 फिर -4 m2 बराबर -6 m1 प्लस 3 m2। अब देखिए अब m1 को हम इस m1 को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 m1 प्लस में कितना हो जाएगा 6 m1 बराबर में 3 m2 और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में 4 m2। यहाँ देखिए 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 m1 बराबर में 4 और 3 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 m2। और यहाँ पे देखिए m1 और m2 का हमें रेशियो निकालना है तो m2 को हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, m2 इधर आ जाएगा बराबर में कितना है 7। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, m1 अपन में क्या हो जाएगा m2 बराबर में 7 अपन में 2। आंसर इसका रेशियो कितना आ गया 7:2 आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ के लिए ध्यान से देखिए, पहले तो हम यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक, और यहाँ से पहले दिया x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y 3,6 और -3,4। तो यहाँ से ऐसे करते हैं और यहाँ की पॉइंट हम क्या मान रहे हैं x, y और यहाँ का मान रहे हैं 3,6 और यहाँ का क्या मान ले रहे हैं -3,4 मान ले रहे हैं। ये हो जाएगा x1, ये इसका नाम हम दे रहे हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये y2। अब देखिए फॉर्मूले में हम यहाँ पे क्या रख दे रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे लिखिए अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ऐसे हम लोग दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे x माइनस x1 का स्क्वायर और फिर क्या करेंगे x माइनस x2 का स्क्वायर। एक साइड में ये वाला लगाएंगे और एक साइड में ये लगाएंगे और दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ x1 नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y। तो x माइनस क्या करेंगे x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस क्या करेंगे y1 का स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, फिर अंडर रूट में यहाँ लिखेंगे x माइनस x2 का स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा y माइनस y2 का स्क्वायर। और दोनों की वैल्यू हम जहाँ जहाँ दिया वहाँ क्या रख, उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। x का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं, यहाँ पे कितना है x ही रहेगा, माइनस x1 का वैल्यू हमें कितना पता है 3 पता है, यहाँ 3 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर और प्लस में y का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं, इसकी जगह पे क्या रहेगा y और y1 की वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे -6 का स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा, फिर x की जगह पे कुछ भी नहीं दिया तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x और माइनस x2 का वैल्यू कितना दिया है -3, तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ कितना हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर प्लस y की जगह पे कुछ भी नहीं दिया है, हम क्या लिख देंगे y माइनस में y2 का वैल्यू हमें कितना दिया है 4, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 4 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। फिर अब ध्यान से देखिए ये दोनों तरफ क्या है अंडर रूट है, हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, यहाँ लिखिएगा दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट दोनों साइड का हट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस में y माइनस 4 का स्क्वायर। ये उठ गया। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम फॉर्मूले से ब्रेक कर देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में कितना हो जाएगा 3x और प्लस है, यहाँ पे प्लस रहने देंगे। यहाँ हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में 36 और माइनस कितना हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 प्लस में हो जाएगा 3x और फिर यहाँ पे प्लस y स्क्वायर और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 और माइनस में कितना हो जाएगा 4y। अब क्या करते हैं, बराबर के इस साइड सारे नंबर को लेके चलते हैं, देखते हैं कौन कटने लायक है। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी जो नंबर हमारे बचे हुए हैं उन सबको हम एक साइड में लिखते हैं। यहाँ है 9 और इस साइड देखिए कौन बच रहा है, यहाँ पे भी क्या है 9 है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। यहाँ है 9 और ये इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -9 में हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो लिखने की इन दोनों को कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं हम 9 से 9 को काट दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ -3x है और इधर क्या है +3x है। तो यहाँ जब -3x ये इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -3x। फिर क्या है 36 है, यहाँ लिखेंगे प्लस में 36 और इधर कितना बच रहा है 16 बच रहा है, प्लस 16 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -16 और फिर इधर कितना बच रहा है -6y और इधर कितना है -4y, वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4y हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए, माइनस माइनस मिल के क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा। और देखिए 36 में से 16 हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। यहाँ कितना आएगा 36 में से अगर हम 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा। उसके बाद से -4y और प्लस में -6y प्लस में कितना दिया है 4y, उसको माइनस करेंगे कितना आएगा -2y बराबर में क्या कर देंगे 0। और यहाँ हो जाएगा -6x -2y प्लस में कितना है 20 बराबर 0। इसमें से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 2y माइनस में कितना हो जाएगा 20 बराबर में 0। आंसर आप लोगों का यही संबंध आएगा। और एक्स वाई में 6x प्लस 2y माइनस 20 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यही आप लोगों का क्या आएगा, संबंध आएगा। तो आप लोगों का ये कौन सा था, 4 वाला क्वेश्चन था, ये वाला सॉल्व हो गया है। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है कि द्विघात बहुपद दिया 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो दूसरा पार्ट आप लोगों को दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से हमें क्या करना है 5 ही क्वेश्चन करना है। तो एग्जाम में आप लोग ये ध्यान से पढ़ के करिएगा। पहले जो लिखा होगा ऊपर कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं उतना ही क्वेश्चन कीजिएगा, उससे ज्यादा मत करिएगा, टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा, ऊपर से नंबर भी नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है, लिख रहे हैं 6x स्क्वायर -3 -7x। पहले इसको हम क्या करते हैं सीधा करके लिखते हैं, इसको एक साइड में लिखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं 6x स्क्वायर -3 माइनस में 7x, इसको हम क्या कर रहे हैं 6x स्क्वायर -7x माइनस में 3 बराबर क्या कर दे रहे हैं 0। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसको हम क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये 6 का अब इस 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा कितना 18। अब 18 को हमें क्या करना है ब्रेक करना है, इसी को हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 3, तो 18 को ब्रेक करें हम ऐसा कि हमें क्या मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पे तो 18 है और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
6x² माइनस में 9x और प्लस में क्या कर दे रहे हैं 2x प्लस 3 माइनस 3 है, सॉरी, यहाँ हो जाएगा -3 बराबर 0। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पे 9 और 2 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं 3x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 2x और माइनस में कितना बचेगा 3, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं +1 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस में 3 बराबर में क्या होता है 0। और यहाँ से देखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 कॉमन हो गया और बचेगा कितना हमारा 3x प्लस में 1। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 3/2, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -1/3। अब देखिए x का यहाँ पे 2 वैल्यू आया और हमें क्या करना है, हमें जांच भी करना है, इनके गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है -b/c, हमें ये निकालना है। उसके बाद से क्या करते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा की हम जांच करते हैं कि इसके बराबर वो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 9 और इसका इसमें होगा कितना आएगा 2, और नीचे एलसीएम कितना आएगा इसका 6 आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा 7/6, ये हो गया। और अल्फा प्लस बीटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, -b/में हम क्या करते हैं c, और इसका हम क्या करेंगे अल्फा इंटू में बीटा पहले चेक करते हैं आता कितना है। अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, जो ये है इसको हम अल्फा माने, इसको क्या माने हैं बीटा माने। यहाँ हो जाएगा 3/2 और इंटू में क्या हो जाएगा -1/3। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम कितना आ जाएगा -3/में आ जाएगा 6। इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, माइनस में 1/2 आ जाएगा। देखिए अब हम यही क्या करेंगे, यहाँ से हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू हमारा दे दिया है 3 दे दिया है, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर -3/में, और a का वैल्यू कितना दिया है 6 दिया है, इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। एक वैल्यू तो हमारी क्या आई सही आ गई, और दूसरी वाली भी आप लोग रख के सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या आएगा सेम आएगा। तो ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन में कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे वाला देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या लिखा है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब हम दो संख्या पहले क्या करेंगे मान लेंगे, लिखिएगा माना पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम मान ले रहे हैं x, और दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे y। अब बोल रहा है कि इनके वर्गों का अंतर, मतलब इन दोनों का हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। यहाँ हो जाएगा x² और माइनस में y² बराबर दिया कितना है 180 दे दिया है। फिर बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब छोटी संख्या यही है, ये इसको हम बड़ी संख्या बना देते हैं। ये है हमारी बड़ी संख्या और ये है छोटी संख्या। बड़ी संख्या छोटी संख्या, अब देखिए छोटी संख्या का वर्ग क्या है बड़ी संख्या के 8 गुना, तो ये क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब देखिए y² का वैल्यू दे दिया, मान लीजिए 8x हो गया ये हमारा, और यहाँ पे क्या दिया है x² माइनस y² बराबर 180 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान यहाँ से x² की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में हम रख दे रहे हैं। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो अब क्या करते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x बराबर कितना दिया है, 180 दिया है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 180 को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस में कितना है 180 बराबर में क्या कर देंगे 0। अब ये हमारा हो गया है एक द्विघात समीकरण, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। द्विघात समीकरण को सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 180 दिया है, अब हमें 180 को क्या करना है, ब्रेक करना है, कि 180 को ब्रेक करने पे हमारा मल्टीप्लाई करने पे 180 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 18 और 10 मतलब 18 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दे तो 180 आ जाएगा, और 18 में से हम 10 माइनस कर दे तो कितना बचेगा, हमारा 8 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 10x माइनस 180 बराबर में 0। यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे x माइनस 18 बचेगा, और यहाँ से प्लस हम कितना करें, 10 कॉमन ले लें तो यहाँ भी कितना बचेगा, x माइनस में 18 बचेगा बराबर में 0। यहाँ हो जाएगा x माइनस 18 और एक बार क्या आएगा, x प्लस में 10 आ जाएगा बराबर में क्या है, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक बार कितनी आएगी, 18, और एक बार क्या आएगी, -10 आएगी। तो अब दो वैल्यू हमें x की मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ आप लोग लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y स्क्वायर बराबर 8 इंटू में क्या रख देंगे, पहले हम क्या रख रहे हैं, 18 रख रहे हैं। यहाँ पे 8 इंटू 18 कर देना है, तो y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 144। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस में 12 आ जाएगी, क्योंकि 144 12 का वर्ग होता है। तो अंडर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट में जाएगा, उससे बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में 12 आ जाएगा। अब x का दूसरा वैल्यू क्या करते हैं, हम इसी वाले इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 8 इंटू में -10। अब y स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, -80 आ जाएगा। अब ये 80 तो इसके लिए है ही नहीं संभव, y स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, इधर माइनस में आ गया है। तो हमें ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, x की दूसरी वैल्यू नहीं लेनी है, हमें क्या लेनी है, पहली वैल्यू लेनी है। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आ गई है, 18 आ गई है ये x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमें या तो 12 आएगा और या तो -12 आएगा। हमें ये वाला वैल्यू सही है, हमें -10 को नहीं लेना है क्योंकि वो y के लिए संभव मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर ग देखिए, यहाँ पे लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये वृत्त वाले चैप्टर में आप लोगों को प्रूफ करके बताया ही गया होगा, एक बार मैं भी करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, एक वृत्त बना रहे हैं और यहाँ से दो स्पर्श रेखा हम खींच दे रहे हैं, और ये क्या है, इसका व्यास है। व्यास का नाम हम क्या दे दे रहे हैं, AB, और इसका सेंटर क्या है, O, और इसका नाम हम दे दे रहे हैं PQ, और ये RS। ये हो गया। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि AB क्या है, वृत्त का व्यास है, और PQ और RS क्या है, इसकी समांतर रेखाएं, वृत्त से स्पर्श समांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो PAB है, यहाँ पे एक मान लीजिए एंगल बन रहा है, एंगल PA और B, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ऐसे है, और यहाँ पे क्या, ऐसे इसका व्यास गया हुआ, यहाँ 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही, यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद और ध्यान से देखिए, दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ABS। यहाँ पे लिखिएगा एंगल ABS। ABS मतलब यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही। तो यहाँ पे इसके बराबर भी कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया है। और देखिए, ये दोनों एंगल आपस में बराबर भी होंगे। यहाँ पे लिखिएगा एंगल
पी ए बी बराबर किसके होगा, एंगल ए बी एस के, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और कैसे होंगे, इन दोनों कोणों का नाम क्या हो जाएगा, एकांतर कोण है। ये क्या है, एकांतर कोण है। देखिए अब एकांतर कोण होता कैसा है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं और इसको एक रेखा से काट रही है, तो इधर बना एंगल और इधर बना एंगल, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और ये दोनों रेखाएं भी क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, तभी ये इधर क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है। तो वही चीज यहाँ भी हुआ है, और ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और बीच में मान लीजिए ए बी क्या है, उसको तिर्यक रेखाएं काट रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का हो गया। तो ये दोनों क्या है, एकांतर कोण हो गया। तो ये दोनों प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ कि ये समांतर रेखाएं हैं, यही हमें प्रूफ करना था। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दो समांतर रेखाओं PQ और RS को एक तिर्यक रेखा AB काट रही है, अतः PQ और RS क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। PQ समांतर किसके हो जाएगा, RS के। स्टेटमेंट आप लोग अपने मन से लिख लीजिएगा, इसका यही प्रूफ है। देखिए अब बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो ये वाला भी उसी चैप्टर का प्रूफ है। देखिए यहाँ पे हम उसका फिगर बना के हम लोगों को दिखा रहे हैं। एक सर्कल है और यहाँ से लाइन आ रही है, और ये क्या है, इसका सेंटर है यहाँ से ए बी, इसका नाम दे देना है पी, ये है ए, ये है बी, और ये क्या हो गया, ओ हो गया है। तो अब ध्यान से देखिए, ये इस पे क्या, ये जो एपी लाइन आ रही है ओ ए पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे लिखिएगा पी ए परपेंडिकुलर किस पे है, ए ओ के, और पी बी परपेंडिकुलर किसके होती है, बी ओ या ओ बी के, ऐसे लिख लीजिएगा। देखिए मतलब इस वाले में भी यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एंगल पी ए ओ बराबर कितना है, 90 डिग्री, और एंगल पी बी ओ बराबर भी कितना है, 90 डिग्री। अब हम इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ बराबर में कितना है हमारा, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया हमारा, 180 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो पी ए ओ बी है एक चतुर्भुज बन रहा है, ऐसे ही ना बना हुआ है, ऐसे ही बना है। तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है, ए ओ बी और यहाँ पे है पी, ये क्या है, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके बाद, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B बराबर में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसके बाद देखिए P का वैल्यू हमें नहीं पता है और O का वैल्यू हमें नहीं पता है, और हमें A का और B का तो पता है। इन दोनों को जोड़ने पे कितना हमें मिल रहा है, 180 मिल रहा है। तो यहाँ इन दोनों को हम एक पास लिख ले रहे हैं। यहाँ हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल O बराबर 360 डिग्री। तो इन दोनों का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री प्लस एंगल P प्लस एंगल O बराबर 360 डिग्री। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 180 को हम क्या कर दे रहे हैं, उधर भेज दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल O बराबर में 360 माइनस में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल O बराबर में भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों मैच किए कि नहीं, कि ये वाला एंगल जोड़ने पे भी कितना आ रहा है, 180, और ये दोनों भी जोड़ने पे कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया कि ये दोनों कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ये यहाँ पे हम प्रूफ कर लिए। आप लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि
गेंद लाल लाल हो और लाल नहीं हो, यही हमें क्या करना है, निकालना है कि गेंद क्या हो, लाल हो या लाल नहीं हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पूरी देखते हैं कि ये पूरा गेंद का संख्या कितना है हमारा, 5 और 3 और 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और उसमें से हम निकाल कितना रहे हैं, मान लीजिए हम एक गेंद निकाल रहे हैं, अब उसकी हमें संख्या प्रायिकता बतानी है कि लाल हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो लाल होने वाली में क्या हो जाएगा, ये लाल की संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3/8। और उसके बाद क्या होगी, लाल न होने की प्रायिकता मतलब काली होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। इसका बहुत छोटा सॉल्यूशन था, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ देखिए तीसरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 अब आ गया है, बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक दहाई का अंक मानेंगे, वो क्या मान लेते हैं हम, 10x मान ले रहे हैं, और उसके बाद वाली कौन सी है, y मान ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको उलटते हैं। उलटने का मतलब इसको हम क्या कर दे, इसको देखिए बोल रहा है 2 अंकों की एक ऐसी संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। ठीक, तो उलटने पर मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 10y कर दें प्लस में कितना कर दें x, तो बराबर कितना आना चाहिए हमारा, 66 आना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है हमारा, 2 है। तो अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, मतलब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस में y, और इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर में कितना है, 66 है। तो 10x और 1x कितना हो जाएगा, 11x प्लस 10y और y कितना हो जाएगा, 11y बराबर में कितना दिया है, 66 दिया है। यहाँ से हम 11 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से हम 11 क्या करते हैं, कॉमन कर लेंगे, यहाँ कितना बचेगा, x प्लस वाई, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 66। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 66 अपान में क्या हो जाएगा, 11। इससे हम काट देंगे, आएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आएगा x प्लस y बराबर में 6 आ गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और उन्हीं संख्याओं के अंकों का अंतर कितना दे दिया है, 2 दे दिया। तो यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण 1 और 2 को हम घटा दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 2। अब घटाने पर क्या, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो कट जाएगा, और ये प्लस प्लस यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये ऐड हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और यहाँ 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रख दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में हम रख दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा x, और y का मान कितना है 2, बराबर में कितना है 6। तो यहाँ जाएगा x बराबर 6 माइनस में कितना है 4। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 है, x का मान कितना आ जाएगा 4। यहाँ x का मान 4 है, यहाँ y का मान 2 आया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे, इसको रख के देखेंगे कि कितना आ रहा है। यहाँ पे कितना है 10, x का वैल्यू कितना है 4, और प्लस में कितना है y का वैल्यू हमें कितना आया है 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 प्लस में 2,
वो नंबर कितना आएगा हमारा 42। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका पार्ट नंबर 3 है उसमें आप लोगों को क्या किया है, क्वेश्चन अथवा करके देगा, क्योंकि ये ज्यादा नंबर के होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 मार्क्स के ये नंबर हैं, तो उसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है। या तो आप पहला वाला आपको आ रहा है तो वो करिए, या फिर अथवा जो दे के दिया है वो करिए। दोनों में से एक क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू का आयु कितना होगा, वही आप लोगों को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक, खुद करके सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आया आप लोगों को, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देंगे। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये आप लोगों का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ से हम रख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा A B C D और ये क्या हो जाएगा E। ऐसा रख दिए मान हम। उसके बाद से यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। और अवनमन कोण हमारा यहाँ पे दे दिया है, कितने डिग्री का है, यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा है और ये कितना दिया है 45 डिग्री का, ये 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी हमारा कितने डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का, और ये हमारा कितना बनेगा 45 डिग्री का। इतना हो गया। सबसे पहले दिखा, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल से, देखिए इसकी दूरी हमें दे दी है, ये कितना है हमारा 8 मीटर दे दिया है, ठीक। अगर ये 8 मीटर है तो ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। ये दोनों दे दिया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम किस वाले ट्रेंगल में लेंगे, ट्रेंगल BEC में लेते हैं। यहाँ लिखिए त्रिभुज BEC में, इसमें देखते हैं। तो देखिए हमें निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे 10 का रेशियो लगाते हैं। यहाँ लिखते हैं 10 45 डिग्री बराबर। अब देखिए लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है हमारा E और C है। तो E और C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है EC और अपान में क्या हो जाएगा BC। अब 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और EC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EC को हम लिख सकते हैं CD प्लस में DE और अपान में क्या है BC। तो BC को हम इधर लेके आएंगे, तो BC बराबर में किसके हो जाएगा CD प्लस में DE के। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि BC का यहाँ पे आया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रेंगल में लेते हैं EDM, मतलब AED में लेते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए, यही किनारे करके देखते हैं। यहाँ देखिए, अब किस वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ADE में, AED में, इसमें देखते हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे 10 30 डिग्री बराबर में लंब क्या हो जाएगा इसमें का ED हो जाएगा, और यहाँ पे आधार कौन सा है हमारा BC हो जाएगा। अब देखिए 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर में ED और अपान में क्या है BC। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा BC बराबर में क्या है ED, और यहाँ पे हो जाएगा √3। यहाँ पे हो जाएगा ED। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आया BC अपन √3, और यहाँ पे कितना दिया है ED दिया है, और यहाँ पे क्या है BC है। तो अब सबसे पहले देखिए BC का वैल्यू हमको दिया है, BC का वैल्यू कितना दे दिया है हमको, CD प्लस में कितना दिया है DE दिया है। तो BC की जगह पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे CD प्लस में DE और अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 बराबर में क्या है
ई डी। √3 को हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सी डी प्लस में डी ई बराबर क्या हो जाएगा, √3 ई डी, या फिर इसको भी हम डी ई कर लेते हैं। इसको भी हम क्या कर दे रहे हैं, डी और ई कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा सी डी बराबर में √3 डी ई माइनस में क्या हो जाएगा, डी ई। यहाँ से हम डी ई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, √3 माइनस में कितना बचेगा, 1। और यहाँ पे क्या करना है, सी डी और डी ई को क्या कर देना है, इधर कर देना है, जगह ही नहीं बच रहा है। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा दे रही हूँ, इसके आगे आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको वापस बता दूंगी। इसके बाद ज्यादा हार्ड नहीं है। ये √3 - 1 को इस साइड ले आएंगे और उसका क्या करवा देंगे, हम रेशनलाइजेशन करवा देंगे। रेशनलाइजेशन करवाने के बाद जो आएगा वही वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वही वैल्यू आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इधर इस वाले इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, रख के उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा BC का और इसका वैल्यू हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 5वां है ये क्वेश्चन, और ये भी कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है, एक बर्तन के उल्टे शंख के आकार का उसकी ऊंचाई कितनी दे दी है, 8 सेंटीमीटर दी है, और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या कितनी दे दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक कितने डिग्री सेंटीमीटर की उसकी त्रिज्या है, 0.5 सेंटीमीटर की है, त्रिज्या वाला एक गोला है, उसमें डाली जाती है। इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम फिगर बनाते हैं। यहाँ देखिए, इसका हम क्या करते हैं, शंकु, यहाँ लिखा है एक बर्तन के उल्टे शंकु के आकार का। तो शंकु हमारा कैसे होता है, उल्टा शंकु हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उल्टा शंकु बना रहे हैं। इसमें क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, शीशे की गोलियां डाले हुए हैं। इसकी लेंथ टोटल कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पे ये जो पानी है, ये जो हम गोलियां डाले हुए हैं, गोलियों की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर की है। और सिरे की त्रिज्या, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितना हो गया, फिगर ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ये जो शंकु है उसका पूरा कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, और इसका कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और इस गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। सबसे पहले आप गोलियों की संख्या मान लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा, माना गोलियों की संख्या बराबर कितना मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। तो आप लोग ये जानते हैं शंकु का आयतन कितना होता है, यहाँ लिखेंगे, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r² h होता है। और गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 1/4 पाई r³ होता है। ये शंकु का आयतन होता है, और ये क्या होता है, गोले का आयतन होता है। ये और ये इतना ध्यान से समझिए आप लोग। और यहाँ पे हम गोलियों की संख्या कितना कंसीडर कर लिए हैं, x कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखिए, जो जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, जो जो वैल्यू हमारी दी है, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसकी ऊंचाई कितनी, शंकु की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई कितना दे दिया है। यहाँ लिखिएगा, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना दे दिया है, h दे दी, मतलब इसको हम h मान ले रहे हैं। शंख की ऊंचाई कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर दे दिया है। और उसके बाद से बोल रहा है गोलियों की त्रिज्या कितनी दे दी है, गोलियों की
त्रिज्या कितना दे दिया है, गोलियों की त्रिज्या दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर। और फिर क्या बोल रहा है कि उसके सिरे की त्रिज्या कितनी दे दी है, मतलब शंकु की त्रिज्या कितनी दे दी है। यहाँ लिखिएगा शंकु की त्रिज्या यहाँ पे कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद से हम क्या निकालना, अब हमें x गोलियों की संख्या निकालनी है। हम गोली की जो त्रिज्या है इसको हम क्या मान ले रहे हैं, r1 मान ले रहे हैं, और इसको हम क्या मान ले रहे हैं, गोलियों की संख्या जो है इसको हम r1 मान के लिख दे रहे हैं। ये हो गया r1 और ये हो गया हमारा r2। अब हम क्या करेंगे, गोलियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, उसका फॉर्मूला रखेंगे। हम लिखेंगे x गोलियों बराबर x गोलियों की संख्या बराबर, अब यहाँ पे बोला है एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे लिखा है एक बर्तन में उल्टे शंख की ऊंचाई, मतलब इतना दिया है, और उसके बाद बोल रहा है कि इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब ये जो 1/4 भाग यहाँ पे है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, x गोलियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम, 1/4। पहले 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है। उसके बाद क्या लिख देंगे हम, शंकु का आयतन, यहाँ पे इंटू में क्या कर देंगे हम, शंकु का आयतन कर देंगे। अब देखिए x गोलियों की संख्या, हम यहाँ पे x गोलियों की संख्या ये वही रहेगा बराबर 1/4, और इंटू में शंकु का आयतन हम यहाँ पे आप बताएं आप लोगों को, यहाँ पे कितना है 1/3, और फिर क्या है पाई, और r शंकु की त्रिज्या को हम क्या माने हैं, r2 माने हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, इंटू में r2 का स्क्वायर, इंटू में क्या है हमारा h है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, h लिख देंगे। अब देखिए इधर जितनी जिसकी जिसकी वैल्यू दिया है उसकी उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इधर रख देंगे। और इधर क्या दिया है, x गोलियों की संख्या, तो इसकी इधर क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x इंटू में 1/4 पाई r1 का क्या कर देंगे क्यूब, और बराबर में ये वैल्यू है। अब देखिए यहाँ स्पेस तो है नहीं, आगे इधर लिख के सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए x इंटू में कितना हो जाएगा 1/4 पाई r1 का क्या हो जाएगा क्यूब, बराबर में 1/4 इंटू में 1/3 पाई r1 का स्क्वायर, और h हो जाएगा। x तो ऐसे ही रहेगा, इंटू में क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, पाई को ऐसे रहने दीजिए, इधर भी पाई है तो पाई से पाई हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब r1 की वैल्यू कितनी दे दी थी, r1 की वैल्यू कितना दिया था 0.5 का क्या हो जाएगा क्यूब, बराबर में 1/4 इंटू में 1/3 पाई, और r1 की वैल्यू कितनी दी थी 5 दी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और हाइट कितनी दी थी 8 दी थी। अब क्या करेंगे हम, x को यही रहने देंगे और इस सारी वैल्यू को इस साइड हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/, यहाँ पे 12 लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और पाई इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा पाई, और यहाँ पे कितना है इंटू पाई इंटू में 12 इंटू में 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए इसको, अब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि कौन कौन किससे कट जा रहा है। यहाँ पे 8 है, अब ये 4 कहाँ आ जाएगा 4। अब देखिए 4 से हम इसको क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। यहाँ कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, और यहाँ पे हम पॉइंट क्या करेंगे, डेसिमल सारा हटाएंगे तो हम मल्टीप्लाई किससे कर दे रहे हैं, 3 डेसिमल हटाना है 1000 से कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तब कितना हो जाएगा
पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 25 इंटू, रुक जाइए, यहाँ पे हो जाएगा 25 अपन में 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू में कितना आएगा 2, तो एक 5 से ये कटा 5, इससे ये कट गया, कितना आ गया 5 उससे भी कट गया, नीचे कितना आएगा 10 और ऊपर हमारा कितना बचा है 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 अपन में 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई हमारी 100 आ गई है। तो आप लोगों का इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है, अथवा करके दिया है, अथवा वाला क्वेश्चन सारा आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं और जो मैं छोड़ी हूँ कि मतलब आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, वो क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आता है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके जरूर बताऊंगी। और आज के लिए बस इतना ही, पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है, तो ध्यान से पढ़िएगा सारा क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।